हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्लिप्ड एकेडमी। फ्लिप्ड एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास, और जिसके अंदर हमने पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया था वो करा था यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में हम पढ़ रहे थे फ्रांसीसी कंपनी के बारे में। तो फ्रांसीसी कंपनी के बारे में अब तक हमने पढ़ लिया है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना कैसे हुई, फ्रांसीसी कंपनी की भारत में कहाँ कहाँ पर फैक्ट्री लगी, कौन कौन फ्रांसीसी गवर्नर भारत में आए, हमने पढ़ा था डुप्ले के बारे में। तो ये सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं, और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्नाटक युद्ध के बारे में, जो कि फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में भारत में युद्ध हुए थे। तो अब उन युद्ध के बारे में देख लेते हैं। वो 3 युद्ध हुए थे और जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हम उन युद्ध को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था वो हुआ था 1746 से 48 के बीच में। तो 1746 से 48 तक प्रथम कर्नाटक युद्ध चला था, और ये हुआ था फ्रांसीसी व अंग्रेज के बीच। तो ये किसके बीच में होता है? फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अब इसके एक तो मुख्य कारण था जिस कारण से युद्ध हुआ था, और एक तात्कालिक कारण था। हम उन दोनों कारण के बारे में पढ़ेंगे। तो जो मुख्य कारण था वो होता है ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार। तो ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार कौन होगा? पहला मुख्य कारण वो था जिस वजह से प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था भारत में। और जो तात्कालिक कारण था वो भी देख लेते हैं। जो तात्कालिक कारण था उसका एक, जो अंग्रेजों ने फ्रांसीसी जहाजों को अधिकार कर लिया था फ्रांसीसी जहाजों पर, वो तात्कालिक कारण था। तो एक अंग्रेज अधिकारी था, अंग्रेज अधिकारी बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। तो जो मुख्य कारण था वो था उत्तराधिकार का ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार कौन होगा? और जो तात्कालिक कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, वो था अंग्रेज अधिकारी बर्नेट द्वारा फ्रांसीसी जहाजों पर कब्जा। तो ये इसका तात्कालिक कारण हो गया। अब इसमें होता क्या है? 1746 में जो डुप्ले होता है, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर होता है भारत में। डुप्ले क्या करता है? डुप्ले मद्रास को जीत लेता है, मद्रास को घेर लेता है और उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लेता है। ये काम करता है फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले। अब उसके बाद क्या होता है? उसके बाद अंग्रेजों की बस्ती होती है, एक अंग्रेजी बस्ती होती है जो होती है फोर्ट सेंट डेविड। एक अंग्रेजों की बस्ती होती है मद्रास में, फोर्ट सेंट डेविड। और दूसरी जो फ्रांसीसी बस्ती होती है वो आपको पता ही है, पांडिचेरी। तो पांडिचेरी एक फ्रांसीसी बस्ती है, और फोर्ट सेंट डेविड जो है ये एक अंग्रेजी बस्ती है। तो फ्रांसीसी क्या करते हैं? फ्रांसीसी जो अंग्रेजी बस्ती है उस पर अधिकार करने का प्रयास करते हैं, और जो अंग्रेज होते हैं वो पांडिचेरी फ्रांसीसी बस्तियों पर अधिकार अपने स्थापित करने का प्रयास करते हैं। पर क्या होता है कि दोनों ही अपने प्रयासों में असफल हो जाते हैं। जिस असफलता के चलते क्या होता है? एक संधि होती है 1748 में, और जिसका नाम होता है ऑक्स ला
शैपेल, ओक्स-ला शैपेल की संधि होती है। अब इस ओक्स-ला शैपेल की संधि के तहत होता क्या है कि जो डुप्लेने जो फ्रांसीसियों द्वारा मद्रास कब्जे में कर लिया जाता है, मद्रास जो कि जिस पर पहले अंग्रेजों का अधिकार होता है, वो वापस अंग्रेजों को मिल जाता है। और जो एक उत्तरी अमेरिका में एक जगह होती है जिसका नाम होता है लुइसबर्ग, तो लुइसबर्ग जो होता है वो अंग्रेज उस पर अधिकार कर लेते हैं, जो कि फ्रांसीसियों को वापस मिल जाता है। तो इस तरह से ओक्सलो शैपेल की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो अगर देखा जाए तो ये युद्ध जो स्टार्ट हुआ था उसका कारण भी यूरोप से ही स्टार्ट होता है, और उसकी जो संधि होती है यूरोप की संधि के साथ ही वो खत्म हो जाता है। तो ये तो था पहला कर्नाटक युद्ध। अब इसके बाद हम देख लेते हैं दूसरे कर्नाटक युद्ध को। दूसरे कर्नाटक युद्ध में क्या होता है? तो जो दूसरा फ्रांसीसी युद्ध होता है वो होता है 1749 से 1754 तक। तो युद्ध 1749 से 1754 तक दूसरा कर्नाटक युद्ध चलता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में। अब इसका जो कारण होता है, इसका कारण क्या होता है वो देख लेते हैं। इसका कारण होता है कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार। कर्नाटक और हैदराबाद का उत्तराधिकार इसका कारण होता है। अब क्या होता है कि 1748 में जो नवाब होता है यहाँ का, उसका नाम होता है निजामुल मुल्क, उसकी मृत्यु हो जाती है। निजामुल मुल्क की मृत्यु होने पे अब वहाँ उत्तराधिकार का युद्ध होता है। अब इसमें कर्नाटक के भी दो दावेदार होते हैं और हैदराबाद के भी दो दावेदार होते हैं। अब देख लेते हैं वो कौन कौन थे। अब जो कर्नाटक के दावेदार थे उसमें पहला आ जाता है अनवरुद्दीन, और दूसरा होता है चांद साहब। ये दोनों होते हैं कर्नाटक के दावेदार। अब दूसरा हैदराबाद के भी दो दावेदार होते हैं। पहला जो होता है वो होता है नासिर जंग, और जो दूसरा होता है वो होता है मुजफ्फर जंग। जो नासिर जंग होता है वो निजामुल मुल्क का पुत्र होता है, निजामुल मुल्क का बेटा होता है, जबकि जो मुजफ्फर जंग होता है ये नासिर जंग का भतीजा होता है, मतलब निजामुल मुल्क का पोता होता है। तो अब क्या होता है कि इसमें अनवरुद्दीन और नासिर जंग जो होते हैं, इन दोनों का साथ, अब फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो इन दोनों का साथ एक जो देते हैं वो देते हैं अंग्रेज, और जो समर्थन करते हैं मुजफ्फर जंग और चांद साहब का तो वो होते हैं फ्रांसीसी। इस तरह से लिख लेते हैं। तो कर्नाटक के दो दावेदार हैं अनवरुद्दीन और चांद साहब, और इस तरह से हैदराबाद के दो दावेदार हैं नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। अब जो समर्थन कर रहे हैं, अंग्रेज समर्थन कर रहे हैं अनवरुद्दीन और नासिर जंग का कर्नाटक और हैदराबाद के लिए, और जो फ्रांसीसी हैं वो समर्थन करते हैं चांद साहब और मुजफ्फर जंग का कर्नाटक और हैदराबाद के लिए। इस तरह से ये समर्थन करते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि चांद साहब और मुजफ्फर जंग ये दोनों जो होते हैं, ये दोनों फ्रांसीसियों की मदद से नासिर जंग और अनवरुद्दीन इन दोनों की हत्या कर देते हैं। इन दोनों के साथ इनका जो युद्ध चलता है जिसमें अनवरुद्दीन और नासिर जंग की हत्या हो जाती है और चांद साहब और मुजफ्फर जंग जीत जाते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें फ्रांसीसी इनका साथ देते हैं, तो जिसके बाद फ्रांसीसी जो होते हैं, फ्रांसीसी जो डुप्ले गवर्नर होता है उसकी शक्ति बहुत ज़्यादा चरम पे पहुंच जाती है,
और उसके बाद अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में फिर से संघर्ष चलता है। इसको मैं एक बार साफ कर देता हूँ। इनके बीच में संघर्ष चलता है और 1757 में, सॉरी 54 में, 1754 में एक और युद्ध होता है जिसमें क्लाइव होता है अंग्रेजों की तरफ से और डुप्ले होता है फ्रांसीसी की तरफ से। अब इस युद्ध में डुप्ले की हार हो जाती है और जो क्लाइव होते हैं अंग्रेज, उनकी जीत हो जाती है। अब इसके ऊपर एक यूरोपीय लेखक होता है मैरियट। इसके ऊपर एक यूरोपीय लेखक मैरियट क्या कहता है ये देख लेते हैं। तो वो कहता है डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का प्रयास किया, पर क्लाइव ने यह चाबी बंगाल में खोज ली। तो ये जो यूरोपीय लेखक है ये कहता है डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का प्रयास किया, पर क्लाइव ने ये चाबी बंगाल में खोज ली। अब होता क्या कि जैसे पहले कर्नाटक युद्ध में हमने देखा था, डुप्ले मद्रास को जीत लेता है, पर उसके बाद भी कोई ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। डुप्ले को जो संधि होती है ओक्सला शैपेल की संधि, उसके तहत अंग्रेजों को मद्रास वापस देना पड़ता है। पर जो क्लाइव होता है वो बंगाल को जीत के ये साबित कर देता है, जिससे कि बंगाल पे उसका अधिकार हो जाता है और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर जो मुगल साम्राज्य होता है उस पर अधिकार कर लेते हैं अंग्रेज। तो ये कहा था एक यूरोपीय लेखक मैरियट ने। अब इसके बाद एक संधि होती है 1755 में, जिसको कहते हैं पांडिचेरी की संधि। तो पांडिचेरी की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। तो जैसे कि पहला जो कर्नाटक युद्ध था वो यूरोप के कारणों से ही स्टार्ट हुआ था और यूरोप की संधि से ही समाप्त हुआ था, जबकि जो दूसरा कर्नाटक युद्ध था ये भारत का ही इसका कारण से स्टार्ट हुआ था और भारत के ही संधि से ये समाप्त होता है। तो इस तरह से दूसरा कर्नाटक युद्ध है, ये हमने देख लिया है। अब हम देखते हैं अपना तीसरा कर्नाटक युद्ध। जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है वो चलता है 1757 से लेकर 1763 तक, 1757 से लेकर 1763 तक ये युद्ध चलता है। अब इसमें भी दो कारण होते हैं, एक होता है मुख्य कारण और दूसरा होता है तात्कालिक कारण। अब मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण तो था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में, वो मुख्य कारण होता है। पर तात्कालिक कारण क्या होता है? अंग्रेजों द्वारा चंद्रनगर पर अधिकार। जैसे कि पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो फ्रांसीसी होते हैं अपनी वो एक बस्ती पौंडीचेरी में बसाते हैं और दूसरा जो बंगाल में उनकी बस्ती होती है वो होती है चंद्रनगर में। अब 1757 में एक युद्ध होता है, प्लासी का युद्ध, वो भी मैं नोट कर लेता हूँ। 1757 में
1757 में प्लासी का युद्ध होता है, जिसमें कि जो बंगाल का जो सूबेदार होता है, बंगाल का सूबेदार और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं और बंगाल पर उनका काफ़ी हद तक अधिकार हो जाता है। तो जिसके बाद बंगाल में जो फ्रांसीसियों की बस्ती होती है चंद्रनगर पर अंग्रेज अपना अधिकार साबित कर लेते हैं, जिसके कारण से जो कर्नाटक का तीसरा युद्ध होता है वो स्टार्ट होता है। तो ये कारण होता है। अब उसके बाद 1758 में एक और युद्ध होता है जिसको कहते हैं चंदुर्थी का युद्ध। तो चंदुर्थी का युद्ध होता है अंग्रेजों के और फ्रांसीसियों के बीच में। ये हम सभी जो भी युद्ध आ रहे हैं इंपॉर्टेंट, उन सभी को हम नोट करते जा रहे हैं। हालांकि कुछ जो है मैं एक्स्ट्रा डीप में ले जाकर पढ़ा रहा हूँ, जो कि नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता है। तो एक चंदुर्थी का युद्ध भी होता है फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में 1758 में, जिसमें कि अंग्रेज जीत जाते हैं और फ्रांसीसियों की हार हो जाती है। तो हम ये भी याद रखेंगे। उसके बाद 1760 में एक युद्ध होता है वांडीवाश का युद्ध। अब जो वांडीवाश का युद्ध होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये एक निर्णायक युद्ध होता है। ये युद्ध एक निर्णायक युद्ध होता है। इस युद्ध से ये निर्णय हो जाता है, ये निष्कर्ष निकल जाता है कि भारत में अब फ्रांसीसियों की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और जो अंग्रेज होंगे वो फ्रांसीसियों पर पूरी तरह अपना अधिकार साबित कर लेंगे। अब वांडीवाश का युद्ध जो होगा, इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से जो अधिकारी होगा, अंग्रेजों की तरफ से जो सेनापति होता है, इसका भी नाम कई बार पूछ लिया जाता है, हम याद रखना है हमें ये भी। अंग्रेज सेनापति है आयरकूट, और जो फ्रांसीसी सेनापति है उसका नाम है काउंट लेली। काउंट लेली या कई जगह काउंट लाली भी लिखा होता है। तो जो फ्रांसीसी सेनापति है वो काउंट लेली है और जो अंग्रेज सेनापति है वो आयरकूट है। तो इस युद्ध में फ्रांसीसी पूरी तरह हार जाते हैं और फ्रांसीसी का भारत से जो व्यापार होता है, जो दबदबा होता है, वो पूरी तरह समाप्त हो जाता है और अंग्रेज जीत जाते हैं। तो इसके बाद भी संघर्ष चलता रहता है। 1760 के बाद भी जो लेली है, जो फ्रांसीसी जो गवर्नर है, वो फिर भी कोशिश करता रहता है मद्रास को जीतने की, पर अपने प्रयासों में जिस तरह से वो असफल होता है, तो उसके बाद वो आत्मसमर्पण कर देता है। और उस आत्मसमर्पण के बाद जो फ्रांसीसी सेना होती है वो एक मुकदमा चलाती है लेली पर, जिसके बाद लेली को फांसी की सज़ा दे दी जाती है। तो इस तरह से जो फ्रांसीसी हैं उनका भारत से पूरी तरह सफाया हो जाता है। और उसके बाद एक संधि होती है 1763 में। 1763 में एक संधि होती है पेरिस की संधि। तो उस पेरिस की संधि के साथ ये युद्ध समाप्त हो जाता है। अभी पेरिस की संधि जो होती है, ये जो सप्तवर्षीय युद्ध था यूरोप में चल रहा था फ्रांस और अंग्रेजों के बीच में, वो युद्ध समाप्त हो जाता है पेरिस की संधि से। उसी के साथ ही भारत में जो युद्ध तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है ये भी समाप्त हो जाता है। तो एक बार मैं फिर से इसको क्विकली रिपीट कर देता हूँ। जो फ्रांसीसी अंग्रेजों के बीच में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है उसका मुख्य कारण था यूरोप में जो सप्तवर्षीय युद्ध है वो, और जो तात्कालिक कारण है वो है अंग्रेजों द्वारा बंगाल में चंद्रनगर जो फ्रांसीसी बस्ती है उस पर अधिकार कर लेना। फिर उसके बाद 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 1748 में चंदुर्थी का युद्ध होता है जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, फ्रांसीसियों की हार होती है। 1760 में वांडीवाश का युद्ध होता है जो एक निर्णायक युद्ध होता है, जिसके बाद से फ्रांसीसियों का भारत से पूरी तरह सफाया हो जाता है। और जो अंग्रेज सेनापति होता है वांडीवाश के युद्ध में वो आयरकूट होता है, और जो फ्रांसीसियों की तरफ से सेनापति है वो होता है काउंट लेली। अब जो काउंट लेली उसके बाद भी प्रयास करता रहता है, पर काउंट लेली अपने प्रयास में असफल हो जाता है और उसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है। उसके बाद 1763 में पेरिस की संधि के साथ सप्तवर्षीय युद्ध समाप्त हो जाता है, और उसी सप्तवर्षीय युद्ध के समाप्ति के साथ भारत में जो तीसरा कर्नाटक युद्ध होता है फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में वो भी समाप्त हो जाता है। और इस समाप्त के बाद जो
पांडिचेरी है, वो पांडिचेरी अंग्रेज फ्रांसीसियों को वापस दे देते हैं। तो फ्रांसीसियों तक ही सीमित रह जाते हैं, उसके बाद फ्रांसीसी और भारत में बाकी उनका व्यापार जो होता है वो पूरी तरह खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हमने तीनों कर्नाटक युद्ध को काफ़ी डिटेल में देख लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में जो फ्रांसीसी कंपनी थी, क्या कारण थे कि वो भारत में व्यापार करने में असफल रही, वो उन कारणों के बारे में देखेंगे। तो इसके साथ हमारे फ्रांसीसी जो हैं वो समाप्त हो जाएंगे। फिर हमारा बचेगा डेनिश कंपनी, तो डेनिश कंपनी को भी पढ़ेंगे हम अपनी अगली वीडियो में। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।